ऐसा है कि आप मुझे ज़्यादा जानना है और ज़्यादा करना है, आप प्रोफेसर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। वो लोग संडे को भी बुलाते हैं अच्छा। कि ओटी विजिट करो, पेशेंट विजिट करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमबीबीएस इन रशिया। आज रशिया का एक इंटरव्यू आप देखेंगे जो बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू है, और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद जो भी स्टूडेंट्स की जनरल क्वेरी होती है एमबीबीएस इन रशिया स्टडी को लेकर के, वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यह जो इंटरव्यू है वो हमने रशिया में अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाकर के शूट किया था। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू सेशन रहा। हमने स्पेशली फाइनल ईयर के बच्चे के साथ बात करी, उसमें सारे आपके क्वेरीज को डिस्कशन किया। रशिया में जो रशियन लैंग्वेज में जो लाइसेंसिंग पेपर होने हैं उसको लेकर के जो अभी जो बच्चे जा रहे हैं उनको जो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वो सारा हमने इस वीडियो के अंदर पे डिस्कस किया है। और उम्मीद है कि इस वीडियो के पूरे इंटरव्यू सेशन को देखने के बाद अगर आप सही मायने में रशिया में प्लान कर रहे हैं, एमबीबीएस देखना चाह रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप आधे घंटा अपने जीवन का, करियर का अगर किसी वीडियो को देखने में नहीं देख सकते, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने करियर को लेकर के और काफ़ी एम्बिशियस नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पूरी का पूरा देखना चाहिए। मेरा भी रशिया के अंदर में जब मैं गया, वहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पर इंडिया में प्रमोशन चल रहा था। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच करके मतलब 8 से 9 दिन के ट्रिप में आई विजिटेड मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे लो बजट के नाम पे चल रही थी, यकीनन मानिए उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और माई करियर पाठशाला भी उस यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में प्रमोट कर रही थी। तो सबसे पहले जिनको भी हमने ऑप्शन, हमने अभी तक किसी को वैसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा नहीं है, लेकिन हाँ, हमने जिस पेरेंट को भी उसका ऑप्शन दिया, हमने उनको फ़ोन करके उसको बैकआउट कर लिया और हमने बोला कि वी आर वेरी सॉरी कि हमने आपको यह ऑप्शन दिया। क्योंकि हम जब भी कभी किसी यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड करते हैं, विदाउट रिसर्च, विदाउट एनालिसिस, यह सारे चीज़ों से जब तक हम अपने तरीके से छानबीन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम किसी यूनिवर्सिटीज़ को आपको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन इस बार रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सारे इंग्लिश टॉप हो रहे थे, तो हमने भी लो बजट के कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ को अपने साथ टैग कर लिया और वो ऑप्शन में देना शुरू किया। लेकिन जानने के बाद वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट ऑल दोज यूनिवर्सिटी। और ऐसे कम से कम 12 से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में जो पढ़ने के लायक नहीं है। फ्लाइट में भी जब मैं लौट रहा था, वहाँ कुछ बच्चे मिले जो उस यूनिवर्सिटीज़ के थे, जो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। उनका कहना था कि वो किसी फ्रेंड, रिश्तेदार के रिकमेंडेशंस पर वहाँ पर इंस्टाग्राम पे देख करके एडमिशन्स ले लिए, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एडमिशन्स ले लिए। और वैसे यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरीके की कोई इंग्लिश फैकल्टी नहीं है, उनकी पढ़ाई नहीं होती, उनका लेक्चर नहीं होता। बच्चे वहाँ पर सिर्फ नाम ले लिए, लिखा रखे हैं, डिग्री ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो वैसे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने से बचिए और इस इंटरव्यू को देखिए। अभी रशिया के कई सारे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। आप एडमिशन्स के लिए माई करियर पाठशाला पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं रशिया के यूनिवर्सिटीज़ में। वी विल प्लेस, एक बात की तो गारंटी है कि आप हमारे पास आते हो और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हम आपको भेज रहे हैं तो यू कैन नॉट मेक एनी कंप्लेंट्स। माई करियर पाठशाला हर साल जो मैक्सिमम एडमिशन्स करती है वो सिर्फ और सिर्फ रेफरल एडमिशन्स करती है। मतलब एक पेरेंट जो हमसे जाते हैं वो 4 लोगों का रेफरेंस दे करके जाते हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, ऑल ओवर इंडिया से हमारे बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट यूट्यूब सब्सक्राइबर इन इंडिया। और यही ट्रस्ट है और यही विश्वास है आपका, जिसके बदौलत हमारी टीम और हम आपके लिए काम करते हैं। आप इस पूरे इंटरव्यू को देखिए। चैनल को, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि माई करियर पाठशाला की जो टीम है वो इस वक्त रशिया में है और हम लोग कई सारे यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जहाँ पे हैं वो है बर्नौल सिटी, और बर्नौल सिटी में एक बहुत अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम लोग आए, अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी घूमे, हमारी डीन से बात हुई, कई सारे आपके जो सवाल थे उसको लेकर के डिस्कशन हुआ। इन द मीन टाइम हमें एक 6th ईयर के स्टूडेंट मिल गए जो कि बंगाल से हैं, और
वैसे हमारे भी जो स्टूडेंट्स अल्टाई मेडिकल स्टेट में वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, लेकिन मुझे लगा कि 6th ईयर के स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर कोई नहीं हो सकता जिसने यहाँ पे इंटायर कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट किया हो, क्योंकि इनकी अभी 1-2 महीने में फाइनल पेपर हो जाएंगे और दे विल बी बैक टू इंडिया फॉर गिविंग FMG एग्ज़ाम। तो आज जो सारे सवाल हैं, मैंने आज फर्स्ट टाइम सारे क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए हैं और ये सारे सवाल आपके हैं जो आप मेरे से पूछते हो फ़ोन करके या कई लोगों से आप पूछते हो। उन सारे सवालों का रशिया में जो आपके क्वेश्चन हैं, उन सारे सवाल को आज के इस वीडियो में मैं आपके तरफ से इनसे पूछूंगा और देखते हैं कि इनका जवाब आपको कहाँ तक सेटिस्फाई कर पाता है। तो सबसे पहले हेलो, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम तन्मय खटुआ है, मैं कलकत्ता से हूँ, वेस्ट बंगाल, और मैं 6th ईयर में अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और जनरल मेडिसिन। ओके, तो ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल और इनका 6th ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग कितने इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो अभी? लगभग अभी 350 के आसपास पढ़ रहे हैं। ओके, और आपके वाले बैच में कितने बच्चे होंगे? अभी है 95। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी पहले से काफ़ी फेमस है, तभी इतने सारे बच्चे। जी। अप्रॉक्स 100 किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अगर फॉरेन इंटेक्स है, इट मीन्स द यूनिवर्सिटी इज़ क्वाइट फेमस अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये तो 150 स्टूडेंट, हाँ 350 स्टूडेंट्स, राइट। अभी रिसेंटली जो मुझे पता चला है कि इस साल पहला बैच अल्टाई का निकला है जिन्होंने FMG के एग्ज़ाम में मतलब क्लियर कर लिया था। तो आप 6th ईयर के हैं, आपके एक सीनियर होंगे, तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितने बच्चे अपीयर किए, कितने पास किए। तो एक आइडिया बता सकते हैं? 121 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से लगभग 67% to 69% बच्चे मेरा सीनियर पास आउट कर गए। ओके, मतलब अप्रॉक्स वी कैन से कि 50% है, 50 to 60% के पासिंग रेट का। जी, इट्स अ वेरी गुड। 50 to 60% एक्चुअली क्या रहा है कि FMG पासिंग रेट रशिया और चाइना जैसी कंट्री के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। जब हम 2014 से लेकर के जब डेटा उठा के देखते हैं, इट वाज अप्रॉक्स 7%, 8%, 10%, 12%, और यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ वाइज देखेंगे तो कभी भी ये 20-25% से हो नहीं गया। लेकिन अगर आप लास्ट 3 इयर्स के डेटा को चेक करते हैं तो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके FMG पासिंग रेट मोर देन 40 to 50% है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पासिंग रेट है वो 40 to 50% है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एकेडमिक स्टैंडर्ड था रशिया का वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया। पहले जो बच्चे आते थे ज़्यादातर वो रशियन लैंग्वेज वगैरह में पढ़ते थे, उनका एंटायर कोर्स ड्यूरेशन वैसा होता था, बाइलिंगुअल होते थे, तो उसमें चैलेंज होते थे। बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दैट टीचिंग मीडियम इज इन इंग्लिश, उसका रिजल्ट आपको FMG के रिजल्ट पे दिखाई देता है। मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद एक आप मुझे ये बताइए कि जैसे बच्चों के बीच में ये क्वेरीज रहती है रशियन लैंग्वेज को लेकर के कि जाएंगे तो एडिशनल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले 7 दिन से रशिया कवर कर रहा हूँ। मैंने जिस यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों से बात करी, फर्स्ट जैसे एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं गया, वहाँ फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी उनका प्रोग्राम चल रहा था, ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग इन रशियन, फर्स्ट ईयर का बच्चा। तो रशियन मुझे नहीं लगता कि टफ है यहाँ पर। देखिए, हम लोगों का 6th ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है। 6th ईयर मेरा ऑल सब्जेक्ट्स इंग्लिश लेक्चर एंड प्रैक्टिकल क्लासेस भी इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है। ऐसा नहीं कि रशियन लैंग्वेज मतलब जो बोला जाता है कि सीखना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का जब हॉस्पिटल में ड्यूटी लगते हैं, ड्यूटी मतलब वार्ड में जाते हैं, पेशेंट से बातचीत करना होता है, तो लोकल पीपल तो इंग्लिश नहीं आता है ना, उनसे हमको बात करने के लिए रशियन सीखना ही पड़ता है। इतना रशियन तो हमें तो आना चाहिए, और 5 से 6 महीने में सबको रशियन आ ही जाता है, इतना भी हार्ड नहीं है। बस इसी कारण से बोला जाता है कि रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ता है, बस पेशेंट से बातचीत। हाँ, मैंने देखा है लगभग ऑलमोस्ट नीचे भी 4-5 बच्चे मिले, सब रशियन में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। मुझे ये बताइए कि जो रशियन पढ़ाया जाता है उसका लेवल क्या होता है? जैसे चाइना के अंदर में होता है कि H1, H2, H3 हर साल एक पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ कुछ वैसा लेवल है या कैसे कोर्स है जो पढ़ा करके आपको एग्ज़ाम दे करके पास कर दिया जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इतना ही सिखाया जाता है कि हम पेशेंट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या मतलब हम लोग जो पेशेंट का केस हिस्ट्री बनाना होता है वो इतना बना सकते हैं। इतना हाई लेवल में नहीं सिखाया जाता है, बस
इतना बस सिखाया जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। हाँ, मतलब जो कम्युनिकेट करना है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, बस जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिस तरीके से आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो वो आपको पढ़ा दिया जाता है। जी। राइट। अपार्ट फ्रॉम रशियन लैंग्वेज एक ये भी सुनने में आता है कि रशिया में जब बच्चे जाते हैं या कई सारी कंट्रीज में जब ट्रैवल करते हैं तो उनको फर्स्ट ईयर में रिपीटेटिव सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे वो 12th पास करके आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के आते हैं, यहाँ भी आकर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? बीइंग स्टूडेंट्स आप मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ऐसा मतलब जैसे मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो कई सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। आप बता सकते हो कि क्यों केमिस्ट्री कि पढ़ाते हैं? सर केमिस्ट्री ये लोग पहले से फर्स्ट ईयर से ये लोग चाहते हैं कि थर्ड ईयर से बायोकेमिस्ट्री हम लोग जो मेडिकल सब्जेक्ट है वो शुरू होता है, लेकिन ये लोग 12th स्टैंडर्ड का जो बायोकेमिस्ट्री है वो वहाँ से फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं कि हम लोग जो ऑर्गेनिक पार्ट वाला है केमिस्ट्री का वो ना भूल ना जाए, कि फार्माकोलॉजी जब शुरू होगा हम लोग को उसमें प्रॉब्लम कुछ ना आए, इसीलिए फर्स्ट ईयर से ये लोग शुरू करते हैं हम लोग। और बायोलॉजी भी उसी तरीके से? बायोलॉजी ये लोग रिलेट करते हैं पैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी से। अच्छा। इसलिए फर्स्ट ईयर से हम लोगों को माइक्रोस्कोप के सेट करना है, स्लाइड कैसे सेट करना होता है, ये सब सिखाया जाता है। इसीलिए बायोलॉजी का क्लास मेन वही है, स्लाइडिंग कैसे करना होता है, मतलब पैथोलॉजिकल पार्ट उसमें कवर करते जी। हैं। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में बच्चा एडमिशन्स ले रहा है तो वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को पता है कि बच्चा 12th करके आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर बच्चा आ रहा है तो ये पता है कि हाँ अपना 12th स्टैंडर्ड पास होकर के, लेकिन एक रिपीट मैंने रिवीजन क्लासेस के तौर पे उनको बेसिक सब्जेक्ट फिर से रिपीट करा दिया जाता है ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। अब इसके बाद जो है मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप एडमिशन्स लिए थे जिस टाइम में, और जो अल्टाई स्टेट है ये इनका टीचिंग मीडियम क्या है? इंग्लिश है? इंग्लिश है, कंप्लीट इंग्लिश टॉट है? फुल इंग्लिश टॉट, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट फाइनल जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं, एग्जाम्स हैं, लेक्चर्स हैं, क्लिनिकल वाले सेगमेंट में भी 4th 5th 6th ईयर में वो सारा इंग्लिश मीडियम है, फुल इंग्लिश मीडियम। अच्छा, यहाँ की फैकल्टी का आपको इंग्लिश समझ में आता है? मतलब वो इंग्लिश के टोन कैसे हैं, मतलब किस तरीके से? एक्सेंट तो हम लोगों की मतलब अलग ही होगा क्योंकि वो लोग पहले से रशियन बोल रहे हैं। यहाँ पे जो टीचर्स का जो रशियन एक्सेंट है वो ब्रिटिश है, तो अच्छे से समझ आ जाता है, क्लियरली होते हैं। तो जितनी भी फैकल्टी या डिपार्टमेंट्स के अंदर में वो इंग्लिश अच्छा बोल लेती है? जी, सारे टीचर्स प्रोफेसर सारे अच्छे से बोल रहे हैं। मतलब अगर मानकर चलिए 45 मिनट से 1 घंटे का लेक्चर है तो वो कंप्लीट इंग्लिश में चलता है? फुल इंग्लिश होता है, डाउट्स भी हम इंग्लिश पे पूछते हैं और आंसर भी इंग्लिश में करते हैं। ओके, मतलब क्या उसको लेके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे क्या है कि आप तो 6th ईयर के बच्चे हो, आपको जाना है FMG एग्ज़ाम देना है और पास कर जाना है, इंटर्नशिप कंप्लीट करना है, लेकिन जो अब बच्चे जो आ रहे हैं उनको यहाँ पर एक्रेडिशन एग्ज़ाम पास करना है। तो एक्रेडिशन एग्ज़ाम जो यहाँ पर है मतलब पूरे रशिया के अंदर में, दैट इज इन रशियन लैंग्वेज। तो बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट्स मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आप जब थ्रू आउट रशियन भी सीख रहे थे, ग्रामर भी सीखे हो, हिंदी बोलना, इंग्लिश में भी आपने सारी मेडिकल्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जी, तो आपको अगर मैं कहूँ कि आप रशियन लैंग्वेज में एक्रेडिशन एग्ज़ाम दीजिए तो आपके लिए कितना चैलेंज बन सकता है? क्या लगता है आपको? आपको क्वेश्चन पेपर देख करके समझ में आएगी चीज़ें या नहीं आएगी? कैसा आ जाएगी क्योंकि मतलब जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो लैटिन होता है मेनली, राइट। तो उसमें बस प्रोनाउंसिएशन का इधर उधर होता ज़्यादा होता है, इतना नहीं कि पूरा इंग्लिश उसका मीनिंग या उसका प्रोनाउंसिएशन ही अलग हो जाता है, अच्छा, स्पेलिंग भी अलग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता है जो लैटिन होता है, ऐसे रहता है, समझना इजी ही है ऐसे। मतलब आपके हाँ, इजी है। इसका मतलब ये है, इनका ये करना है कि मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आप किसी भी कंट्री में जब जाते हैं तो आप जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन वर्ड में सीखते हैं। तो लैटिन वर्ड में सीखने के कारण ये हो सकता है कि कुछ भी अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो चीज़ें रशियन में हो सकती है या हिंदी में हो सकती है, लेकिन जब वो मेडिकल वाले जब वर्ड्स आएंगे तो वो लैटिन में ही होगा और वो इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, बच्चों को समझने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही है जी सर। तो उनके लिए भी एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप रशियन में भी दे रहे हो तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज आस्क्ड इन लैटिन, और ये पूरे वर्ल्ड में यही रूल है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे कंट्रोल करना होता है, बाकी चीज़ें एज यूजुअल है, उसमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आती। एक और डाउट है इंडियन स्टूडेंट्स को कि रशिया के अंदर में जो क्लिनिकल पार्ट्स हैं उसमें हॉस्पिटल में ड्यूटी को लेकर के प्रॉब्लम है, वहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लिनिकली सीखने को नहीं मिलता है या डॉक्टर्स के साथ या पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना नहीं मिलता है। तो ऐसा इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे?
देखिए इंडियन स्टूडेंट्स मतलब इंडियन कॉलेज में जैसे होता है कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से उन लोगों को वार्ड में लिया जाता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मेडिकल हॉस्पिटल सर्जरी, हॉस्पिटल थेरेपी, ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स है। जब वो सब्जेक्ट शुरू होता है तब हम लोग को पेशेंट के पास लिया जाता है, तब हम लोग पेशेंट का केस हिस्ट्री लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, हम लोग OT भी विजिट करते हैं हॉस्पिटल सर्जरी के दौरान, हर टाइप का। जब न्यूरोलॉजी क्लास शुरू होता है तब उनका भी डिपार्टमेंट हम घूम के आते हैं, उनका सर्जरी, पेशेंट से बात करके आता है, थेरेपी के एक्सेप्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा बिल्कुल नहीं है हम लोग को। तो मेरा तो ऐसा कुछ फील नहीं आया अभी तक। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर मुझे लगता है कि इन्हीं आपके से- ऊपर है कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, जी, कितना जी। हॉस्पिटल में ड्यूटी को जो है अटेंड। ऐसा है कि आप मुझे ज़्यादा जानना है और ज़्यादा करना है, आप प्रोफेसर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। वो लोग संडे को भी बुलाते हैं अच्छा। कि OT विजिट करो, पेशेंट विजिट करो, अब कॉलेज जाओ। ऐसा नहीं कि हम प्रोफेसर मना कर देते कि नहीं आ सकते तो ये लोग तो संडे को भी बोलते हैं कि इस प्रोफेसर की आ जाओ, OT विजिट कर लो मेरे साथ। ऐसा भी चांसेस देते हैं ये लोग, एक्सप्लेन भी करते हैं लोग OT के दौरान। और जो सर्जन वगैरह वहाँ पे होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अच्छे से। जी जी जी, वो लोग बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। जो जितने भी सर्जन है बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। कोई भी बाहर से भी कोई सर्जन पढ़ के आया, कोई नहीं हुआ, कनाडा, बहुत अच्छे अच्छे सर्जन से बहुत अच्छे बोलते हैं इंग्लिश। वो लोग एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे तो बहुत अच्छा लगता है सर्जन सर्जरी पार्ट। जी वैसे मैंने देखा है यहाँ के लैब्स में, यहाँ के हॉस्पिटल कॉलेजों में जो एनाटॉमी का सेक्शन है, जैसे इंडिया में क्या है कि एनाटॉमी के जो ज़्यादातर जो होते हैं वो हॉस्पिटल के साथ होता है। जी। यहाँ पर कई जगह देखा है कि एनाटॉमी का जो सेक्शन है वो कॉलेज ने अलग ही क्लासरूम के साथ बना करके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। जी ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लर्निंग भी जितने भी एनाटॉमी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होने चाहिए वो सब एस्पेक्ट्स वहाँ पे होता है, मिल जाता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकल पार्ट में मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को अटेंटिवली हॉस्पिटल्स के अंदर में लगा करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी, जी राइट। जी ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लिनिकल को जो लेकर के आपके सवाल है उसका जवाब, और बहुत ही बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना ज़्यादा हॉस्पिटल ड्यूटी में अटेंटिव हो, कितना प्रोफेसर्स के साथ, सर्जन्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, कितनी अच्छी रिपोर्ट बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें तो ये तो आपके ऊपर में है कि आप कितना ज़्यादा एकेडमिकली या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर के एक्शन प्लान को प्लान करते हो। अच्छा, अब ये तो हो गई एकेडमिक्स पार्ट की बात। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेरेंट पार्ट का। उनका जो कंसर्न है कि बच्चे रशिया जा रहे हैं तो वहाँ पर तो टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, कई सारे पार्ट्स पे कई ज़्यादा टेम्परेचर -20 -30 चली जाती है। मोर और लेस रशिया के सारे पार्ट पे तो स्नोफॉल होता ही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप भी जब फर्स्ट टाइम आए हुए तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहा हो। हाँ, कुछ फर्स्ट ईयर के लिए तो यहाँ कैसे मतलब बच्चे अपने आप को एडजस्ट करते हैं? देखिए, ठंडी तो यहाँ पे होता है, फर्स्ट ईयर में कुछ दिन प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो मेन ठंड होता है वो बस रोड पे होता है, बाहर बिल्डिंग्स के बाहर। बाकी हर जगह हॉस्टल्स में, कॉलेजेस, स्टेयर्स, बस, टैक्सी, ट्रम, सब कुछ में बस हीटर लगा होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, मैंने देखा है यहाँ पे। हाँ। मतलब एसी, जैसे इंडिया में हर जगह एसी दिखाई देता है, हाँ। यहाँ हर जगह हीटर दिखाई देता है। जी। स्टेयर केसेस चले जाओ, जैसे इस रूम में भी मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 हीटर 5 हीटर लगे हुए हैं, जी। तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं। मतलब हर जगह जो है आपको एक तरीके से सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मिलता है। हाँ, मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि अगर आप रूम से बाहर हो तो -20 में हो और रूम के अंदर बैठे हो तो टी शर्ट में बैठे हो, टी शर्ट पहनना पड़ता है। तो ये कोई बहुत इशू नहीं है। नहीं, ठीक है, मतलब और फर्स्ट ईयर में कोई भी बच्चा आएगा तो थोड़ा सा अडेप्टेशन एक पार्ट है लाइफ का, वो धीरे धीरे करके वो अडेप्ट हो जाता है। तो मतलब जो विंटर का जो सेगमेंट है उसको लेके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब दूसरा जो कंसर्न है पेरेंट का कि वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा 12th करके, और 12th स्कूलिंग पार्ट में ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। तो जब वो घर से बाहर निकलते हैं, और रशिया में क्या है कि खाने का जो लाइफ स्टाइल है, खाने का जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। जी। तो यहाँ जब आते हो तो यहाँ पर आपको खाने के लिए क्या मतलब किस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग का इंडियन मेस है, इंडियन कुक है, जो दोनों टाइम लंच एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। तो इंडियन ही होता है, इंडियन फूड ही होता है, प्रॉपर इंडियन फूड। खाने को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 6-7 दिनों से घूम रहा हूँ, कई सारे होटल्स में रुका, कई सारे जगह, तो मैं रशियन फूड खा कर के थक चुका हूँ। आज यहाँ इनके मेस में मैंने बहुत अच्छा लंच किया इंडियन स्टाइल का, और खा कर के 2 घंटे आराम से सोया। तो इट वॉज़ वेरी गुड एक्चुअली,
कि आपको बाहर में मेस के अंदर में, और जो इनका जो शेफ़ है वो भी उत्तराखंड का है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन खाना वो बनाता है, मैंने देखा है बच्चों को खाते हुए। तो प्रॉब्लम्स नहीं है फूड को लेकर के इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर मेस अवेलेबल नहीं था। अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको वो सब कुछ मिलता है। बीइंग स्टूडेंट्स आपका पूरा प्रोग्राम इंग्लिश टॉट है। बीइंग स्टूडेंट्स पेरेंट का जो कंसर्न है कि खाने को लेकर के कोई समस्या है कि नहीं है। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स को देखने के लिए जो है मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है उनका। जैसे मैंने बच्चों से पूछा कि मतलब उनके जो केयर टेकर है या किस तरीके से उनको काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो ये सब लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम जनरली आपको इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में नहीं आती है। अब एक लास्ट सवाल है, 6 ईयर डाउन द लाइन आप यहाँ रहते हो जी। तो ट्रैवलिंग एक पार्ट होता है, ठीक है, आना और जाना। तो आप बरनौल से जब वापस इंडिया जाते हो तो कैसे जाते हो, मतलब बाई फ्लाइट क्या रूट लेकर के जाते हो जनरली? यहाँ पे 2 रूट लेते हैं हम लोग, या तो बर्नौल से मॉस्को, मॉस्को टू दिल्ली, या फिर यहाँ पे पास वाले एक सिटी है नोवोसिबिर्स्क, वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं। वहाँ से कहीं का भी फ़्लाइट मिल जाता है। वहाँ से नोवोसिबिर्स्क एक एयरपोर्ट है, वहाँ से दिल्ली का फ़्लाइट मिल जाता है। भाया दुबई हो सकता है, और डायरेक्ट दुबई से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े सिटी का फ़्लाइट मिल जाता है वहाँ से। मतलब ट्रैवलिंग ऐसा कोई पार्ट नहीं है, मतलब जैसे रशिया के कई सारे पार्ट में है कि आप 24 घंटे 25 घंटे तक वेटिंग पीरियड हो जाता है, ले ओवर हो जाता है, वैसा जनरली सेगमेंट नहीं है। 4 से 5 घंटा हार्डली, 6 घंटा 10 घंटा तक इसमें मतलब हो सकता है। तो ट्रैवलिंग इज ऑल्सो नॉट एन इशू, ठीक है। और रोज़ तो ट्रैवल करना होता नहीं है, साल में एक बार ट्रैवल करना होता है। तो आप अगर मॉस्को 6 घंटे में आ रहे हो तो मॉस्को से बर्नौल आने में आपको 4 घंटे की फ़्लाइट है, और बीच में जितने घंटे का ले ओवर है, तो ऑल टुगेदर 17 से 18 घंटे में आप अपने घर से, इंडिया से आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में होते हो। अब हॉस्टल को लेकर के एक और भी पॉइंट है कि आप लोग का जो एकोमोडेशन है, वैसे तो मैं हॉस्टल के डिटेल लूँगा, तो एकोमोडेशन को लेकर के जो हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल है जो भी है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई सारे जगह पर देखा जाता है कि बच्चों को हॉस्टल के लेकर के ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को रहने में मज़ा नहीं आ रहा है, कई सारी चीज़ें इस तरह की कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। तो यहाँ के अच्छे रूम्स हैं, अवेलेबिलिटी लाइक 2 टाइप का रूम होता है, एक में 2 पर्सन रख सकते हैं, इसमें 4, ऐसा रूम का अवेलेबिलिटी है, आप कैसे भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को यहाँ पे डबल सीटेड रूम मिल जाता है? जी, हॉस्टल के बच्चों को मिल जी जाता मिल है। जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर पेरेंट का ये कंसर्न रहता है कि डबल सीटेड वाला रूम अलॉट होगा या नहीं होगा। जी मिल जाता है। ठीक है, तो आपके लिए आपका जो ये प्राइम क्वेश्चन होता है वो आपको मिल गया। अब जो सबसे एक और भी इशू है, दैट इज़ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड द मेडिकल कंडीशन। तो जैसे बच्चे फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल करके आते हैं, और ऑब्वियस ही बात है, आते हैं नवंबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर में, और उस वक्त यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो चुका होता है। तो हो सकता है कि कई सारे लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस टाइम पे नहीं हुए हों, मतलब पहुंचने के बाद भी फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लगता है, और किसी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में किस तरीके से यहाँ पर हेल्प की जाती है स्टूडेंट्स को? अब मेडिकल इंश्योरेंस होना हो या नहीं हो आपके पास, आप बस एक नंबर होता है एम्बुलेंस का, आपको उसमें कॉल करना पड़ता है, वो तुरंत आ जाती है आपका लोकेशन में। अगर आप हॉस्टल में हो, हॉस्टल के रूम पे भी आते हैं वो लोग। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो मतलब रूम पे ही देते हैं वो लोग। ऐसा कुछ सीरियस हो तो आप लोग उनको साथ में ही ले जाते हैं हॉस्पिटल, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं। कोई आ रहा है तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप का इंश्योरेंस है या कि नहीं नहीं है, है, ऐसा उसको कुछ जो फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट है वो उसको इमीडिएटली प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, सेफ्टी सिक्योरिटी को, जैसे बीइंग ए गर्ल्स, खास करके जो पेरेंट जिनकी लड़कियां हैं, उनको बहुत कंसर्न होता है कि बाहर की कंट्री में भेज रहे हैं, वहाँ सेफ्टी का क्या है, सिक्योरिटी का क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती है, उसको लेकर के कुछ बता सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। ऐसे तो रशिया को वुमेन पैराडाइज बोला जाता है। यहाँ पे बस ड्राइवर, ट्रम ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, मोस्ट ऑफ द वुमेन ही होते हैं यहाँ पे। हमने देखा है, और मॉस्को से जब मैं निकल रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो जो कैब लेकर के आई वो लेडी ड्राइवर ही थी, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, वो भी रात के 11 बजे। जी, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आप रात के 10 बजे 11 बजे भी घूम रहे हो, आप लड़की हो या लड़का हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रशियन पीपल बहुत पोलाइट होता है, ऐसा टोकते बोकते नहीं है, कोई इप्टीजिंग ऐसा कुछ बात नहीं होता है। ऐसा कि मत तो आप मेरे ख्याल से तो इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा है रशिया के सिक्योरिटी के मामले में।
कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। विमेंस पैराडाइज का जो सिस्टम जी, है जी, रशिया के बारे में जो बोला गया है वो सही बोला गया है। जी राइट। ऐसे हम 6 साल में तो कोई ऐसा इशू हम लोग सुने नहीं है कभी। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन है, वो है रैगिंग को लेकर के। जब भी पेरेंट्स बाहर भेजते हैं बच्चों को, ये पहला सवाल होता है कि रैगिंग का क्या इशू है उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो अल्टाई के अंदर में क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे सर, ऐसा कुछ भी। हम लोग के मतलब 6 साल गुजर गए, एक बैच निकल गया, ऐसा कभी हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोगों ने ना किया कि किसी ने हम लोग सीनियर बैचेस भी ऐसा कभी नहीं हुआ हम लोगों के बीच। तो रैगिंग मतलब नहीं होता? नहीं होता। रैगिंग मतलब जो मैं बोलता रहा हूँ कि रैगिंग का मतलब होता है जस्ट अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन विद द सीनियर, और ये होना चाहिए कि आप जब जाते हैं तो आपका एक इंट्रोडक्शन सीनियर के साथ होना मैंडेटरी है। अब उसमें कई बार कई जगह पे केसेस सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि स्टूडेंट का एक्शन प्लान अपने सीनियर के साथ कैसा है। लेकिन जनरली 99.9% केसेस में रैगिंग वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आज के डेट में नहीं है। लेकिन पेरेंट्स हैं, कई बार सुनते हैं, इधर उधर से चीज़ें सुनते हैं, तो उनका सवाल रहता है। इस यूनिवर्सिटी या रशिया की कई भी यूनिवर्सिटीज़ को जो मैंने कवर किया, ये सवाल हर जगह मैं पूछा हूँ बीइंग अ पेरेंट कंसर्न, और रैगिंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ हर जगह, एयरपोर्ट पे चले जाओ, ट्रैफिक पुलिस चले जाओ, जो कॉप्स हैं यहाँ पर, जो कैब्स ड्राइवर हैं, एवरीवेयर आपको वीमेंस दिखाई दे दी जाएंगे। आप मॉल्स में चले जाओ, मतलब हर जगह का जो कल्चर है वो इसी तरीके का है। तो उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अच्छी बात ये रही कि एक स्टूडेंट ने उसको फेस करके आपके क्वेरीज़ को सॉल्व किया। और सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए माई करियर पाठशाला की टीम की तरफ से पूरे अल्टाई यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट जो 6th ईयर है उनको ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से स्कोर करें और बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे और भी कई सारी सीरीज आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने सारा इंटरव्यू देखने के बाद आपको सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, इंग्लिश टॉट है। लास्ट ईयर के बच्चे, इनका सेमिनार हुआ था दिल्ली के अंदर में। अनफॉर्चुनेटली मैं उस सेमिनार में नहीं जा पाया था। जो बच्चे वहाँ के FMG एग्जाम पास किए थे वो सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया था। मतलब अप्रॉक्स जो हाईएस्ट स्कोरर 180-190 के आसपास मार्क्स का जो बच्चा था वो भी इसमें आया हुआ था, राजस्थान का बच्चा था। तो वहाँ जाकर के मुझे कई सारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए मिला। काफ़ी बच्चे हैप्पी थे। हॉस्टल के अंदर में भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर तरीके से बच्चे खुश थे। यहाँ पर प्योर इंडियन मेस है। इसकी और एक दो वीडियो में लेकर के आऊँगा जहाँ पे आपको मेस से बच्चों के फीडबैक रिव्यू सारे आपको देखने को मिलेंगे। अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बर्नौल सिटी में पड़ता है। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है। जो लोकेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वन ऑफ द टॉप सिटी के अंदर में आता है। पास में ही नदी है 1 किलोमीटर के अंदर पे, जहाँ पे बच्चे आउटिंग वगैरह करने के लिए अपना जा सकते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए जा सकते हैं। एडमिशन सप्लाई करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।